नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कई सारे अपडेट्स हैं। एनआईए ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कई और जानकारियाँ भी दी हैं और उनसे विस्फोटक जानकारियाँ मिल रही हैं। और देखिए, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इनके कुछ साथी अभी भी भारत में घूम रहे हैं और इनका कनेक्शन लाल किला ब्लास्ट से भी सामने आ रहा है। और ये हमारी जाँच एजेंसियों का कमाल है। लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो 7 यूक्रेनी प्लस इनमें एक अमेरिकन भी है, इसको जो गिरफ्तार किया है, इनके इरादे क्या थे? मेरे साथ जुड़ चुके हैं गिरधर मेवाड़ी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मनविंदर जी, आपके आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनके इरादे बड़े खतरनाक थे? खतरनाक नहीं होता तो क्यों पकड़े जाते हैं? तो था, खतरनाक था, इसीलिए पकड़े। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शेख हसीना खुद उनके बयान में इनके इरादे क्या थे वो बयान कर चुकी है कि इनको पहला सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, फिर बाद में एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे। तो जब शेख हसीना ने उसके खिलाफ खड़ा हो गई तो उनको निकालना पड़ा, उनको निकालने का साजिश रची गई और उनको वहां से निकाल दिया। ये शेख हसीना के बयान थी। अब अमेरिका क्यों कर रही है? बीच में क्या हुआ, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही थी उस समय सीआईए के कुछ क्रैक कमांडोज ऑपरेटिव्स चट्टग्राम और कॉक्सस बाजार में वो लोग आके कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया। वहां कुछ कॉरिडोर बनाना था रोहिंग्या के लिए, ऐसा कुछ कह रहे थे, मगर उससे ज्यादा कुछ और चल रहा था उसके पीछे। बीच में क्या हुआ, इनका एक सीआईए ऑपरेटिव ढाका का एक होटल में अचानक उसका मौत हो गई। कैसे मरा किसी को पता नहीं चला। पोस्टमार्टम तक उसका बॉडी को करने नहीं दिया अमेरिका सरकार ने। आनंद फानन में उसको वहीं से वहीं उसके शव को उठा के लेके गया अमेरिका। क्या छुपाना चाह रहे किसी को पता नहीं है। तो ये चीज है। तो अब इनको जब मैथ्यू वन डाइक को हमने पकड़ा, मैथ्यू वन डाइक का इतिहास रहा है, ये लिबिया में और बाकी जगहों पे भी इनका दखल था और वहां जो सेपरेटिस्ट हैं उनके समर्थन में खड़े थे ये लोग। और मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ जितने भी तंजीमें थे या जो भी शक्तियां थे उनको ट्रेनिंग दे रहा था, उनके समर्थन में ये गया था उधर लिबिया में। और अभी अभी कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जिस समय शेख हसीना को बांग्लादेश से बेदखल किया था उस समय ये मैथ्यू वन डाइक बांग्लादेश में भी था। तो शायद ये सब अमेरिका का एक ओवर्ट और कोवर्ट दोनों रहता है। तो ऐसे लोगों को वो उन थिएटर्स में बेचती है जहां अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है, जो उनका सोच है, जो करना चाहती है वो करने के लिए इन लोगों को बेच देती है और ये वहां पूरा माहौल सेट करके आते हैं। तो इसीलिए मैथ्यू वन डाइक को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शायद अमेरिका खुद के लोगों को इसमें फंसाना नहीं चाहती है, यूक्रेनियंस को लिया है। और यूक्रेनियंस में भी ऐसे लोग हैं जो यूक्रेनियन जो इनके जो नाजी बटालियंस थे उनमें काम कर चुके लोग इधर आ गए। मतलब उनका सोच और उनका काम करने का तरीका बहुत कमांडो जैसा है, बहुत खतरनाक है। और इनके बहुत इंटेलिजेंस अपरेटस में, ट्रेनिंग में, इंसर्जिस खड़ा करने में, बेरहमी से लोगों को मारने में इनके बहुत कैपेसिटी है। उन लोगों को इसमें उतारा है। 14 लोग हमें जानकारी मिल रही है कि 14 से ज्यादा लोग आए थे असम में। अब तो 6 लोग ही पकड़े गए, बाकी लोग किधर गए, वापस चले गए, वो तो दिखने वाली बात है। तो अब आज तक हमें जो मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक ये म्यांमार गए थे लोग, वहां ट्रेनिंग कर रहे थे और कचिन एरिया जो प्रोविंस है उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ, वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। और वहां जो कचिन आर्मी है, मतलब ये जो कुकी के जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको ड्रोन्स पहुंचा रहे थे। और ये ड्रोन्स यूरोप से आए थे ताकि यहाँ कुछ यहाँ की लोकल कनेक्शंस ना रहें, उसका टेक्नोलॉजी कोई पकड़ नहीं पाए, ऐसी चीज लाके उनको दिया है। फिर वहां एलोन मस्क का और बाकी
चाइनीज मेड कुछ चीजें, मतलब जो भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया है वैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इनके पास पकड़ा गया, इनके पास मिला उनको। तो ये सब एक सोची समझी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। क्यों रच रहे थे? जैसे मैंने कहा, शेख हसीना की बयान में ही खुलासा होती है कि ये क्रिश्चियन देश बनाना है। और समझाने का क्यों अभी अमेरिका यहां दखल क्यों करना चाहती है। अमेरिका भारत में इंसिडेंटली यहां इधर भी उसका इफेक्ट रहेगा, मगर उनका प्राइमरी टारगेट चाइना है। चाइना को घेरने के लिए अमेरिका कोशिश कर रही है, उसमें भारत की टेरिटरी को भी इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। और आपने भी सुना होंगे 24 घंटे के अंदर अंदर मैथ्यू वन डाइक को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर सर्जियो गोर अमेरिकन एम्बेसडर हमारी एनएसए जी से मिले। क्यों मिले हैं? सबसे मिले। उनको कैसे किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से निकालने की कोशिश ऑलरेडी शुरू हो गई है। बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर उनको निकालने की कोशिश चल रही है, बार्गेन चल रही है। इंट्रोगेशन में वो जो भी बोलेगा वो चीज बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अमेरिका के लिए वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। शायद अभी ये तो थोड़ा अर्ली है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमने जो निखिल गुप्ता को पकड़ा है अमेरिका ने, उसके साथ ये कोई समझौता करके स्वैप करेंगे, ये भी हो सकता है। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें। अभी तो 11 दिन की रियासत है, पुलिस एनआईए की रियासत में है, इंट्रोगेशन चलेगी, इनको उन जगहों पे लेके जाएंगे। इनके OGWs ओवर ग्राउंड वर्कर्स किन किन से कांटेक्ट था, क्या क्या चल रही थी, ये सब एक इनके रिक्रिएट करेंगे। फिर इनके भूमिका क्या थी, क्या सोच थी, किस मकसद से आए थे, ये सब इनसे वलवाएंगे। फिर बाद में इनसे क्या करना है, कितना पब्लिक में शेयर करना है, नहीं शेयर करना है, बाद की बात सोचा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो अभी जारी है, मगर ये देश अमेरिका क्रिश्चियन देश बनाने की अमेरिका की सोच जो है, एक मैप के जरिए हम समझने का कोशिश करते हैं जी। तो मैं जानबूझकर चाइना और भारत की एरिया मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा कर्सर भी दिख रही है ना आपको? बिल्कुल। हाँ, तो इधर ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है। यहां समुद्र की कांटेक्ट चाइना को नहीं है, ये मंचूरिया एरिया है। तो इनके समुद्र यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होती है। ये चाइना का समुद्र का एक्सेस है, मगर ये गहरी समुद्र में पैसिफिक ओशन में जाना चाहता है तो घेरा हुआ है। एक साउथ कोरिया इधर है, जापान इधर है, और जापान के आइलैंड्स हैं इधर, ताइवान तक इनके आइलैंड्स हैं। उनको सेंकाकू आइलैंड्स कहते हैं जापान, और चाइना वो क्लेम कर रही है, डाइयू आइलैंड्स करके उसको क्लेम कर रही है। उनके ऊपर दबाव डालने का कोशिश कर रहा है। यहां से ये ताइवान है, मैं इसको जूम करता हूं। ताइवान से बहुत करीब नजदीक में इनके जापानीज आइलैंड्स भी है। ये जापान है, कोरिया है, ताइवान है और फिलीपाइंस। ये एक चेन जैसा इसको घेर के रख रहा है। जैसे मैंने कहा, ये चाइना का समुद्र के एक्सेस है, और ये एक चेन जैसे इनको रोक रहा है। ये देश उनको रोक रहे हैं। यहां से अंदर जाएंगे तो इनके यहाँ गुआम है। गुआम जो है ये एक जगह है जहां अमेरिका का पैसिफिक फ्लीट हेडक्वार्टर्स हैं, पूरे उनके हेडक्वार्टर्स इधर है। तो यहां से दूर जाएंगे तो यहाँ इनको पूरा अमेरिकन बेसेस मिलेंगे आपको। इनके पीछे जितने भी है, ये पूरे आइलैंड्स जो भी है, सेकेंड चेन ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है। इनमें वनुआटू, किरिबाटी, फीजी, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, ये सब बहुत से आइलैंड्स इधर है। ये सब अमेरिका के कब्जे में है। एक फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स में घेरा हुआ है, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स में घेरा हुआ है। पैसिफिक ओशन में वो चाइना जा नहीं सकती है। इसलिए चाइना क्या कर रही है, और चाइना की एक और समस्या है कि यहां मैं जूम करता हूं, ये हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सबसे दक्षिणी तट है। ये इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये भारत की सबसे मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री इंडोनेशिया से पड़ती है। इंडोनेशिया भी हमारी नेबर है, मगर समुद्र में है, तो लैंड बॉर्डर नहीं है, मगर समुद्र में है। इनके सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सबंग, यहाँ दिख रही है आपको सबंग। तो ये सबंग पोर्ट जो है भारत को लीज पे दिया हुआ है। तो मतलब हमारी प्रेजेंस इधर भी है, इंदिरा पॉइंट में भी है। इस बीच में एक 100 किलोमीटर की जो समुद्र है, इसमें से
लगभग चाइना का 70 से 80% इनके खाना, इनकी तेल, इनके जो मिनरल्स अफ्रीका से आना है, या इनके जो एक्सपोर्ट्स अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया को जो बेचते हैं ये लोग, ये सब इधर से ही जाना है। तो और इधर से आने के लिए भी सिंगापुर से गुजर के आना हो तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब देखिए कितना नैरो है इधर, ये 25 किलोमीटर की रास्ते से ही निकलना पड़ेगा। इसीलिए कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं है। चाइना इधर से आ रहा है तो सबको पता चलता है कि इनका क्या शिप कहाँ जा रहा है, या मलक्का स्ट्रेट लिखा है देखिए। तो भारत और चाइना के बीच जंग होती है तो हम चाइना को यहां रोक सकते हैं, इनके शिप्स को रोक देंगे तो उनका सप्लाई पूरा बंद हो जाएगी। इसीलिए ये दो चीज अमेरिका से अब लड़ने, वो उनके लिए लड़ने के लिए उनके प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड को रोक रहा है, दूसरा यहाँ भारत रोक सकता है। इसीलिए वो दो चीज करती है, हिमालय में हमें तंग करती है चाइना, दूसरा ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाते यहाँ पीओजेके से लेकर ग्वादर तक एक रोड ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये मलक्का स्ट्रेट के इस इशू में ना पड़ते हुए अपना जो कारोबार है वो अलग से कर सकता है, एक है। दूसरा, वो इधर म्यांमार से करना चाहता है, और यहाँ इसके बीच में से यहाँ जो जहाँ छोटा सा एक जगह है, इधर से काट के एक सुएज कैनाल जैसा एक कैनाल बना के भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो हमारी पकड़ है उससे बच के इधर से इनके पूरे शिप्स यहाँ लेके जाने की कोशिश चाइना कर रही है, मगर वो हो नहीं पा रहा है। और दूसरा, यहाँ जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ईशानी राष्ट्र है और बांग्लादेश है, इन सबको अपना कब्जा में लेना चाहती है। और हमारी जो चिकन स्नैक बोलते हैं ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अब देख सकती हो कितना छोटा, कितना नैरो है। यहाँ 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, इसको काट देती है। यहाँ डोकलाम में घुस गई थी चाइना, डोकलाम से आगे आएगी, यहाँ काट देगी, तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा उनके कब्जे में चला जाएगा। तो ये चाइना का सोच है। और अमेरिका बहादुर इधर आ गया और मोहम्मद यूनुस को लगा दिया इधर। और जैसे मैंने कहा, शेख हसीना की जो बयान थी कि यहाँ एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है, बचा एक छोटा सा चट्टग्राम और कॉक्सस बाजार की एक छोटी सी स्ट्रिप है, तो इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ये पूरा रखाइन प्रोविंस है जो म्यांमार के कंट्रोल में है, मगर उनके म्यांमार के रखाइन अरकान आर्मी जो है इनके कब्जे में है, तो इनको भी अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहाँ कचिन प्रोविंस जो है, मणिपुर मिजोरम के इस पार जो भी जितने भी इनके कचिन प्रोविंसेस हैं, ये सब भी एक बना के, अब इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, तो मतलब ये नागालैंड, मिजोरम, कॉक्सस बाजार और यहाँ अरक्कन एरिया और कचिन एरिया, ये सब एरिया जो है अपना कब्जा में लेके एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है अमेरिका, ये उनका मकसद है। तो जब ये क्रिश्चियन देश बन जाएगा तो चाइना फिर यहाँ घुसने का हिम्मत नहीं कर पाएगी, पूरा अमेरिकन प्रेजेंस रहेगा। भारत चाइना के साथ रिश्ता नॉर्मलाइज भी करेगा तो भी अमेरिका यहाँ बैठ के चाइना को यहाँ आने नहीं देगी, ये अमेरिका का प्लान है। इसीलिए वो मर्सनरीज भेज रहे हैं। और मिजोरम में, मणिपुर में ये जो बंदा आया है अभी, मैथ्यू वन डाइक, इन जैसे लोगों को वहां अमेरिका भेज रही है। सर, एक चीज और समझना चाहती हूँ मैं, मतलब गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही, जैसे कि आपने भी बताया, सर्जियो गोर्स मिलने आते हैं हमारे डोभाल साहब से, तो इसका मतलब डोभाल साहब के पास कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी उनसे मिली है, जिसको सुनकर के वो भागे भागे आ गए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या कहते हैं? देखिए, डोभाल साहब को बहुत कुछ पता है। शायद सर्जियो गोर ये भी उनसे बात करने के लिए आया है। देखिए, उनको आप छोड़ दीजिए, या उनसे आपका जो इन्फॉर्मेशन मिलता है बाहर खुलासा मत कीजिए, ठीक है ना। हम आपस में कुछ ना कुछ समझौता कर लेंगे, निकुल गुप्ता को छोड़ देंगे, ये आप इनको छोड़ देंगे, फिर रफा दफा कर देंगे, बस आप भूल जाओ, हम भी भूल जाएंगे। ऐसा कुछ प्रस्ताव लेके आया होंगे, ये हो सकता है। या ये एक चीज हो सकता है कि
हमारी काउंसलर एक्सेस रहना है, आप उनको इंट्रोगेट करने का, जब इंट्रोगेट कर रहे हो तब हमारे बंदा वहां बैठेगा, ये परमिशन हमें मिलना चाहिए, ऐसा कुछ धमकी भी देने का कोशिश कर रहा होगा। दोनों के बीच में क्या हुआ है तो बाहर तो पता नहीं चलेगा। दोनों ने बोला है कि हमारी अमेरिका और भारत के रिश्तों को सुधारने के लिए और मजबूत करने के लिए हमने बातचीत किया। भाई वो करने के लिए जयशंकर जी से बात करते हैं, अजित डोभाल जी से क्यों बात किया? सही बात है ना, तो कुछ ना कुछ प्रेशर डालने का कोशिश हो रही है। अजित डोभाल साहब कहाँ प्रेशर में पड़ने वाला है, वो भी बिल्कुल सही कहा आपने। डोभाल साहब तो प्रेशर में पड़ने वाले कतई नहीं है, और कच्चा उल्टा खिलाड़ी तो है ही नहीं। हाँ, उन्होंने उल्टा चार सुनाई जरूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं है, तो वो जानते हैं इनको इनको कैसे डील करना है। और सर्जियो गोर तो एक घटिया आदमी है, वो पूरा इनके डोनाल्ड ट्रंप का एक बिजनेस पार्टनर जैसा है। मतलब उनका दोस्ती है, वो आ गया, इनके इतना डिप्लोमेसी, इनका इतना वर्चस्व तो है ही नहीं है, तो इनको कैसे घुमाना है डोभाल साहब बहुत ही बखूबी जानते हैं। मगर कुछ चीजों पे हम लेन देन भी हो सकती है, जैसे निखिल गुप्ता का वहां से निकालना है तो शायद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या उगलवाना है वो उगलवाएंगे, बाद में इसको चूस के इधर चूसने के बाद इसको यहाँ रख के क्या फायदा, जेल में सड़ता रहेगा तो क्या, हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। हमें इनके षड्यंत्र पूरा पता चल जाएगा, कौन कौन से संपर्क में था, क्या कर रहा था, क्या कॉन्टैक्ट थे इनके, क्या साजिश थी, प्लानिंग क्या थी, स्केच क्या थी, ये सब जब पता चल गया इसको उठा के फेंक दो और दोबारा भारत में घुसना ना दे, और उसके बदले में निखिल गुप्ता का वापस लाया तो अच्छी बात है ना। तो वो भी चीज होती है। तो ये शायद जितना मैं अंदाज लगा सकता हूँ, डोभाल साहब कैसे रिएक्ट करेंगे बोलना किसी के बस की बात नहीं है, मगर फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उनको सर्जियो गोर को बोला होगा कि एक प्रोसेस चलती है हमारी, एक लीगल प्रोसेस है, चलने दीजिए, वो इंट्रोगेशन होगी और फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जो नतीजा निकलेगा तब सोचे जाएंगे, तब सोचेंगे क्या करना है, इनको छोड़ना है, इनको फिर गिरफ्तारी करके फिर अंदर डाल के क्या करना है, या फिर एक्सचेंज करना है निखिल गुप्ता के साथ, या जो भी है वो बात की बात सोचा जाएगा। अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरा डिटेल्स आने के बाद ही हम बात करेंगे। अभी थोड़ा इट इज प्रीमेच्योर करके उसको टाल दिया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मगर सुना होंगे वो सर्जियो गोर जो बोलना चाहता है वो तो सुन लिया होगा। हाँ ठीक है, आपका सुना है, सोचते हैं उसके बारे में, पहले हमारी प्रोसेस तो होने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे, ऐसा करके उसको टाल दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो पूरा डिटेल्स मिलने के बाद कितना डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रखना है, क्या क्या डिटेल्स छुपाना है, और छुपाने से अमेरिका को कैसे आप दबाव में ला सकते हो, अमेरिका को ये कह सकते हो कि देखो भाई हमारे पास ये एविडेंस है, हम बाहर इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम छुपा के रखने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, तो ये भी एक लिवरेज हो सकता है हमारे लिए। तो बहुत से चीज होंगे डिप्लोमेटिक इश्यूज में और इंटेलिजेंस मैटर्स में, इसीलिए अल्टीमेटली ये किस दिशा में जाएगा पता नहीं है। मगर इनको अरेस्ट करके पब्लिकली इनको जलील करके इनको एक्सपोज करके इतना पब्लिसिटी देने के पीछे सोच यही है कि अमेरिका को मैसेज हमने दिया है कि भाई आप यहाँ जो हरकत कर रहे हो हमें पता है, हम ऑलरेडी इसको पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में दिखा रहे हैं, तो अब हमसे छुपा छुपी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जो करेंगे ये पूरा देश जान चुकी है, पूरा दुनिया जान चुकी है, तो आप क्या यह हरकत करने जा रहे हो हमें पता है, तो हमारे साथ ये नहीं कर सकते हो, करेंगे तो देखो ये नतीजा है। हमने ऑलरेडी उनको एक्सपोज कर दिया। हमारी सिचुएशन ऐसा है कि जो भी मुद्दा लोगों के सामने आता है उसका शेल्फ वैल्यू 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेगा, हफ्ता रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे लोग। तो यही हमारी जनरल परंपरा है, ठीक है ना। तो जब सब इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, ये आपके हेडलाइंस में नहीं रहेगा, फिर बाकी कोई और मुद्दा सामने आ जाएगा, तब पीछे से बात करके इसको क्या करना है, क्या लेन देन क्या होगी, वो तब की तब डिसाइड करेंगे। मगर जो इंटेलिजेंस हमारे पास है वो तो जो निकालना है वो निकालेंगे, उसके काउंटर मेजर्स हमें क्या क्या करना है वो भी हम करेंगे। तो बस इनको पकड़ के रखने से कोई दूसरा ऑपरेटिव आएंगे ना, तो हम क्या स्टेप्स लेना है उसके बारे में हमें सोचना है, उसके बारे में प्लानिंग करना है,
काउंटर इंसर्जेंसी कैसी करनी है, क्या रूल्स लगाना है, क्योंकि जैसे आपकी यूपी बिहार के बॉर्डर नेपाल के साथ जो है वो खुला बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है, रोटी बेटी नौकरी का रिश्ता है, आना जाना होता है तो कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, आधार कार्ड लेके वहां जा सकते हो फिर आ सकते हो। तो आपके एक इतने स्टेट्स हैं आपके देश में, एक और स्टेट सही ऐसा ही है, उधर भी ऐसा ही है, मिजोरम मणिपुर से आप म्यांमार में जा सकते हो, कुछ किलोमीटर्स तक आप जा सकते हो, वहां के गांवों में बेटियों को देते हैं, वहां से लाते हैं, रिश्ता है, फेंसिंग वो लोग नहीं चाहते हैं। मगर जब ये एडवांटेज लेने का कोशिश कर रही है चाइना, पाकिस्तान, फिर अमेरिका, ये सब लोग वहां कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फेंसिंग लगाएंगे उधर, फिर वहां स्पेशल फोर्सेस एक्ट वहां लगाएंगे हम, फिर उसके बाद वहां छानबीन होगी, जांच होगी, फिर उनको रिश्ता जिनको रिश्ता है इधर उधर उनको कोई आईडी पासपोर्ट कुछ देंगे, तो ये सब प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इधर क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है ये जानकारी हमारे पास रहना बहुत जरूरी है, उसके आधार पर हमारी पॉलिसीज बनेंगे आने वाले दिन में। तो ये लालदन हाओ जो मिजोरम की चीफ मिनिस्टर है वो खुद उसको एक्सेप्ट किया था कि पहले हमें एतराज था कि हमें यहाँ बॉर्डर की फेंसिंग नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि हमारी रिश्ता ऐसा है, तो मगर हम अभी जानते हैं कि बहुत से देश विद्रोही शक्ति इधर आ रहे हैं हमें, या हमारी एरिया को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहना जरूरी है, उसके लिए हम समर्थन करते हैं और भारत सरकार से हम कोऑपरेट करते हैं। ये स्टेटमेंट आ गया चीफ मिनिस्टर से, तो अभी हम वो प्रोटोकॉल्स करेंगे, पूरा फेंसिंग करेंगे उधर, फिर हमारी जो बॉर्डर एरियाज एक्ट्स जो होते हैं ना वहाँ देखते हैं, आप गोली मार सकते हो, ये सब जो भी है बगैर परमिशन का आप जा नहीं सकते हो, ये जो भी है वो सब अभी लागू होगा उधर, फिर वी विल टेक नेक्स्ट स्टेप्स ताकि अमेरिका की हरकत आगे ना चले, इसकी दिशा में हम काम करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका जो खेल खेल रहा है उसको डोभाल साहब बहुत अच्छे से समझते हैं और सारी जानकारियां निकाल लेंगे। जो इस समय हमारी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं उनके पास जो ये लोग हैं, यूक्रेनी है, उसमें एक अमेरिकन भी है। आपने सर पूरा मैप दिखा के गूगल का मेरे दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।